वेलकम स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बेटा हमने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये सैटेलाइट्स जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो इनको रिवॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक फोर्स की जरूरत होती है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कराए, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट को मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट कौन सी फोर्स से हासिल करेगा? आपने पढ़ा था कि जब मून अर्थ के अराउंड मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है मून की, वो उसे प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करने के लिए। तो यहां पे सैटेलाइट को भी अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी डिस्कशन हमने की है, इससे अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में अपेयर हो जाए तो हमने स्टार्टिंग कहां से करनी है। ये टॉपिक इस तरह का है कि यहां पे बुक में आपको डायग्राम नहीं मिलेगी, तो एक आपने डायग्राम इसमें लाजमी बनानी है ताकि आपको इसकी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सैटेलाइट का भी एक स्पेसिफिक मास है और अर्थ का भी एक स्पेसिफिक मास है, वो दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर मूव करे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है Consider a satellite of mass m revolving around the earth at an altitude h in an orbit of radius r0 with orbital velocity v0। आपने एक सैटेलाइट कंसीडर किया जिसका मास था m, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एल्टीट्यूड h पे मूव कर रहा था और जो उसका जो रेडियस था वो रेडियस था उसका r0। r0 रेडियस इस वजह से है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसी रेडियस के क्रॉसपोंडिंगली उसकी जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे v0 से। यानी कि वो ऑर्बिट के अंदर जो मूव कर रहा है सैटेलाइट, वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसे आप नाम देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है। यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड, यानी कि बहुत क्लोजर अर्थ के अराउंड मूव करें तो वो जो वेलोसिटी होगी ऐसे सैटेलाइट की वो कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहां पे हमने वही सिचुएशन कंसीडर कर ली, ये पूरी की पूरी आपके पास है अर्थ, ठीक है। यहां पे अब ये जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इस तरह की मोशन शो कर रहे हैं। ये मोशन होती है इलिप्टिकल मोशन, यानी कि एक सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी मोशन होती है इलिप्टिकल। जो आपके पास एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जब एटम के अराउंड मूव करते हैं तो उसे हम कंसीडर करते हैं सर्कुलर फॉर्म में। वो भी बेटा याद रखें एक्चुअली सर्कुलर फॉर्म में या सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मोशन नहीं होती, वो भी बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट में होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम उसको सर्कुलर पाथ में कंसीडर करते हैं। अब ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, ठीक है। इसका सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस के लिहाज से जो रेडियस है वो है r0 और वेलोसिटी v0 से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करेगा तो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराने के लिए एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत होगी जिस फोर्स को कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आप Fc से। Fc इज इक्वल टू mv
स्क्वायर ओवर आर, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की इन ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी भी ऑर्बिट के लिहाज से आएगी और उसका रेडियस भी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट आएगा। तो यहां पे वेलोसिटी होगी v0 और रेडियस होगा r0। तो इसी तरह से इसका ये फार्मूला बन जाएगा fc इज इक्वल टू mv0 का स्क्वायर ओवर r0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि वो फोर्स जिसके जरिए वो अर्थ और सैटेलाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो फोर्स उस सैटेलाइट के वेट के बराबर है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है W इज इक्वल टू mg, ठीक है। यहां पे जो वेट की बात हो रही है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सर्कल में मूव करा रही है, जबकि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो उसे डाउनवर्ड लेके जा रहा है। इसी वजह से यहां पे हम लगाएंगे प्राइम, यानी कि जो वेट ऑब्जेक्ट का है वो रिएक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये वेट बराबर हो जाएगा mgh के। gh इसलिए आया क्योंकि हमने एट एन ऑल्टीट्यूड h की बात की थी, ठीक। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये फोर्सेस के बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इनको कंपेयर करें तो ये m इसमें भी है m इसमें भी है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और यहां आ जाएगा v0 का स्क्वायर r0 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो gh r0 हो जाएगा। अब हमने बात की कि सैटेलाइट मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक आल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो यहां आल्टीट्यूड में दो चीजें आ जाएंगी, एक रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा और दूसरा हाइट आ जाएगी, आल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। जो रेडियस उस सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड है, यानी कि जो अर्थ के फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है वो रेडियस है उसका r0। तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस r0 है, ठीक है, वो रेडियस बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के और आल्टीट्यूड h के, ठीक है। वही चीज हमने यहां कंसीडर कर ली कि r0 इज इक्वल टू re प्लस h, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट h आ गई इसके अंदर। उसके बाद अब r0 हमने ये कंसीडर किया तो r0 की जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू gh इंटू re प्लस h। अब हमें v0 का स्क्वायर रिक्वायर नहीं है, हमें चाहिए v0, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा v0 इज इक्वल टू gh इंटू re प्लस h होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी उस सैटेलाइट की। लेकिन अगर हम देखें, अगर ऑर्बिट अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोजर है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी की इनिशियल में ही आपको डेफिनेशन ये बताई है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो अर्थ के अराउंड बहुत ज्यादा होगा, अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होगा, लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होगा वो, ठीक है। तो वहां पे जो उसकी रेडियस है वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑल्टीट्यूड। अब अगर अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है, तो वहां पे उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि उसने कोई हाइट कवर ही नहीं की। सारा का सारा अगर वो अर्थ के अंदर मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा उसका रेडियस। तो यहां पे हम वही कंसीडरेशन लेंगे फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोजर टू अर्थ re इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h। जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑल्टीट्यूड। तो re प्लस h को आप अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे re के बराबर, यहां से h को इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से gh की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे, तो जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होगा तो जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी अर्थ की सरफेस वाली लेनी है, जो कि बेसिकली होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये gh जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा g में, ठीक है। ये वो g है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर है। उसके बाद अब अगर यहां पे आप h को आपने इग्नोर कर दिया, h को इग्नोर करें तो मेन और gh की जगह आपने यहां पे लिख दिया सिर्फ g, तो मेन इक्वेशन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की है वो बन जाएगी v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g इंटू re।
यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट की है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब यहां इक्वेशन से ही आप देख लें वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और दूसरा वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, कि कोई भी जो सैटेलाइट है उसकी एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, यानी कि उसके लिए जी क्या है। याद रखें सैटेलाइट टू सैटेलाइट, प्लैनेट टू प्लैनेट जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, क्योंकि जितना हम बुलंदी पे जाते हैं जी वेरी करता है और जितना हम ऊपर से ऊपर चलते चले जाते हैं वहां पे जी की वैल्यू कम से कम तर होती चली जाती है। तो यहां पे आपके पास जो इसके फैक्टर्स हैं वो दो होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर ई। उसके बाद हैं कुछ एमसीक्यूज नंबर 1, सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोजर टू अर्थ हैज स्पीड। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के क्लोजर, अर्थ के बहुत ज्यादा करीब मूव कर रहा हो, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने दो यूनिट्स में कंसीडर करनी है, एक किलोमीटर पर सेकंड में और दूसरा किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि किलोमीटर पर आवर में उसकी वेलोसिटी होगी 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये दो यूनिट्स के लिहाज से आपने उसकी वेलोसिटी माइंड में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है मून इज 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान में, कि जो मून है वो अर्थ से 3,80,000 किलोमीटर गुना दूर है, इतने डिस्टेंस वो फार है उससे। ये एमसीक्यूज में आपने वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है मून कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। मून अर्थ के अराउंड अपना एक चक्कर जो कंप्लीट करता है, अपनी एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है वो 27.3 दिन में करता है। ये तीनों बातें एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके के साथ आपने याद रखनी है। ये चैप्टर नंबर 5 जो है आपका ज्यादा ये चैप्टर न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कंसिस्ट करता है। इसमें आपने बहुत सी न्यूमेरिकल्स वैल्यू की हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की थी कैपिटल जी, उसके अलावा आपने बात की थी जीई जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। उसके अलावा आपने बात की थी रेडियस ऑफ अर्थ जो कि बेसिकली आपको बताया था होता है 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर। ये तमाम की तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, और ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। ये तमाम वैल्यूज आपको फिंगर टिप्स में आनी चाहिए फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आपने न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं तो ये 3-4 जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हैं ये आपको अच्छे तरीके के साथ आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 5 का वो इंशाल्लाह होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, कि न्यूमेरिकल्स आपने इसके जो करने हैं वो किस किस तरह से करने हैं। थैंक यू।